बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शालीमार टाउन। एमडी कैट की इस क्लास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लाइसोसोम की। याद रखिए, लाइसोलाइसिस को कहते, स्प्लिटिंग को कहते, ब्रेकडाउन को कहते, सोम बॉडी को कहते। एक ऐसी बॉडी जिसमें स्प्लिटिंग की एबिलिटी हो, लाइसिस की, ब्रेकडाउन की एबिलिटी, उसे लाइसोसोम कहते, यानी स्प्लिटिंग बॉडी। अब इसमें लाइसिस की एबिलिटी कहाँ से आ गई? तो लाइसिस, ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स की वजह से होता है। तो हम कहते हैं इसके पास एंजाइम्स होते हैं। कौन से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और एसिड फॉस्फेटेजेस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को हाइड्रोलेसिस भी कहते। ये हाइड्रोलिसिस करती हैं। इस हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से हम कहते ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड कैन बी डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। आपकी किताब ने ये जो लिखा कि एनी फॉरेन मटेरियल दैट गेट्स एंट्री इन सेल इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम, इसकी वजह ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस करती हैं। आप देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है तो डिहाइड्रेशन होती है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना हो तो आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब मिलते हैं तो वाटर निकलता है, डिहाइड्रेशन होती है। तो लिपिड की आपने ब्रेक डाउन करनी है तो आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह से प्रोटीन्स में जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं, डिहाइड्रेशन होती है। अगर आपने प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है तो आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की बात कीजिए, आप हाइड्रोलिसिस करके उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद हैं लाइसोसोम में। इसीलिए हम कहते हैं एनी फूड मटेरियल दैट गेट्स एंट्री इन सेल इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। अब एसिड फॉस्फेटेजेस की बात कीजिए तो याद रखिए, फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट को रिमूव कर सकता है कौन? एसिड फॉस्फेटेज। फिर ऐसी प्रोटीन जो फॉस्फेट कंटेनिंग होती हैं, उन प्रोटीन्स में से फॉस्फेट को रिमूव कर सकता है कौन? एसिड फॉस्फेटेज। लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस इसकी फॉर्मेशन करता है। मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी से ये निकलते हैं। और इसके अंदर ये जो एंजाइम्स हैं उनको बनाता कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन फाइनल मैच्योरेशन गोल्जी अपरेटस करता है। गोल्जी अपरेटस के मैच्योरिंग फेज से ये जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम होते हैं, इन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब कोई फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर एंट्री गेन कर रहा है, वो किस प्रोसेस से? आप एंडोसाइटोसिस बोल दीजिए, तो जो वैक्यूल बनेगा आप उसको एंडोसोम कह दें। फैगोसाइटोसिस से आ रहा है, फैगोसोम कह दें। पिनोसाइटोसिस से आ रहा है, पिनोसोम कह दें। चूँकि फूड कंटेनिंग वैक्यूल है तो आप फूड वैक्यूल बोल दीजिए। ये लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा तो ये बनाता है फैगोलाइसोसोम। इसी को डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। डाइजेस्टिव वैक्यूल में और फूड वैक्यूल में फ़र्क होता है। याद रखिए, फूड वैक्यूल में तो सिर्फ फूड होता है, लेकिन उस फूड वैक्यूल के साथ जब लाइसोसोम और एंजाइम्स मिल जाएं तो उसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल कहते हैं। और ये एग्जांपल है सेकेंडरी लाइसोसोम की। हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम जब इन एक्शन हो तो उसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों, सेल के अंदर कोई ओल्ड, वॉर्न आउट या नॉन फंक्शनल ऑर्गेनल मौजूद है तो उसको भी डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है कौन? लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम अगर माइटोकॉन्ड्रियन के साथ मिल जाए तो ये मिलकर बनाता है ऑटोफैगोसोम। लाइसोसोम इन एक्शन है तो इसको भी हम सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं। तो ऑटोफैगोसोम और फैगोलाइसोसोम ये सेकेंडरी लाइसोसोम की एग्जांपल्स हैं। अब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जो मटेरियल डाइजेस्टिबल होता है वो तो डाइजेस्ट हो गया, यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एंड द मटेरियल दैट इज अनएबल टू बी डाइजेस्टेड, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल की सूरत में, वेस्ट की सूरत में आप इस वैक्यूल के अंदर रहेगा।
अब इसके साथ क्या करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको एक्सोसाइटोसिस से रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह स्टोर्ड रहेगा एज लिपोफसिन ग्रेन्यूल्स। चूंकि लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए लिपो कहा। फसिन क्यों कहते हैं? फसिन की एटमोलॉजी ब्राउन है, ब्राउनिश अपीयरेंस की वजह से इसको फसिन कहते। तो ये लिपोफसिन ग्रेन्यूल्स, और याद रखिए यही इंडिकेशन है एजिंग की। लाइसोसोम्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम। इनके कुछ और नेम भी हैं। प्राइमरी को प्री डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी कहते हैं, सेकेंडरी को डाइजेस्टिव लाइसोसोम, और टर्शरी लाइसोसोम को पोस्ट डाइजेस्टिव और लिपोफसिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। याद रखना, प्राइमरी लाइसोसोम को वर्जिन लाइसोसोम भी कहते हैं। कंवारा लाइसोसोम, जिस लाइसोसोम ने किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर आप इनमें एंजाइम्स के हवाले से बात कीजिए, प्राइमरी में एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, सेकेंडरी चूंकि एक्शन कर रहा होता है तो इसमें एक्टिव फॉर्म में होते हैं, टर्शरी में फिर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर एंजाइम्स मिलेंगे। कंटेंट की बात कीजिए तो प्राइमरी लाइसोसोम में आपको सिर्फ एंजाइम्स मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी में आपको एंजाइम्स प्लस फूड मटेरियल आपको मिल जाएगा। टर्शरी लाइसोसोम के हवाले से बात कीजिए, हम कहते हैं एंजाइम्स प्लस अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट कह लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। साइज के हवाले से बात कीजिए, प्राइमरी का साइज स्मॉल होता है, सेकेंडरी का लार्ज, चूंकि ये फूड मटेरियल इसके अंदर आ चुका। लेकिन अगर आप टर्शरी लाइसोसोम की बात कीजिए उसका साइज भी लार्ज ही होता है। अब हम इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उस पे इन डिटेल बात करेंगे। बेइंतहा फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपके सर बता रहे मेटाबॉलिज्म। याद रखिए मेटाबॉल की एटमोलॉजी चेंज है। हम कहते ऑल द केमिकल चेंज अकरिंग इन अ सेल, all the chemical reactions occurring in a cell is known as metabolism। आपकी किताब ने मेटाबॉलिज्म के हवाले से 2 बातें की हैं, एक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दूसरा लिपोलाइसिस। जैसा कि नेम से इंडिकेट होता है, ग्लाइकोजिन तो ग्लाइकोजिन को ही कहते, लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजिन इज नॉन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लिपो लिपिड को कहते, लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते। तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज नॉन एज लिपोलाइसिस। अगर कभी ग्लाइकोजिन और लिपिड्स की ब्रेकडाउन ना हो तो ये सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे। तो इनकी वजह से कुछ डिजीजेस उन्हें स्टोरेज डिजीजेस ही कहेंगे। भाई ग्लाइकोजिन और लिपिड्स की अगर ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो सेल्स के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म में स्टोर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे, इसीलिए इन डिजीजेस को स्टोरेज डिजीजेस कहते। अब ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो पा रही? तो हम कहते हैं लाइसोसोम में एक एंजाइम है जो नॉन फंक्शनल यानी मौजूद ही नहीं है, उसे कहते ग्लूकोसीडेज। नेम से इंडिकेट होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर ये एंजाइम मिसिंग है, नॉन फंक्शनल, तो ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन नहीं हो पाती है, तो ग्लाइकोजिन लिवर और मसल्स में एक्यूमुलेटेड फॉर्म के अंदर रहेगा, तो स्टोरेज डिजीज़ हो जाती है। इस स्टोरेज डिजीज़ को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 कहते हैं, और इसी को हम पोम्पे डिजीज़ भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे है। याद रखिए जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 1 है वो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम के मिसिंग होने की वजह से होता है, लेकिन ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 ये लाइसोसोमल एंजाइम के मिसिंग होने की वजह से होता है। एंजाइम कौन सा है? ग्लूकोसीडेज। याद रखना है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। दूसरी डिजीज़ जो लिपोलाइसिस की फेलियर की वजह से होती है। अगर लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही तो लिपिड ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म के अंदर रहेगा, तो उससे एक डिजीज़ होती है, उसे टे सैक्स डिजीज़ कहते हैं। टे सैक्स साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने अपने नाम पे नाम रख दिया। गैंग्लियोसाइड्स की एक्यूमुलेशन की वजह क्या है?
फिर वही बातें पुरानी सी कि ब्रेक डाउन तो एंजाइम ने करनी थी। अब एंजाइम अगर मिसिंग है, कौन सा? उस एंजाइम को कहते बीटा हेक्सोसामिनीडेज। तो बेटा जी फिर गैंग्लियोसाइड्स की ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। गैंग्लियोसाइड्स लिपिड्स हैं, तो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेटेड फॉर्म के अंदर रहेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन होती है, फिर इवन डेथ हो जाती है। पोम्पे डिजीज़ की बात कीजिए या टे सैक्स डिजीज़ की बात कीजिए, इन्हें स्टोरेज डिजीज़ क्यों कहते? चूँकि इनमें ग्लाइकोजन और लिपिड्स बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। इन्हीं को कंजेनिटल डिजीज़ भी कहते। कंजेनिटल का क्या मतलब? हम कहते जो बाय बर्थ होती है उसे कंजेनिटल डिजीज़ कहते। अब आप कहेंगे सर लिपिड और ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा तो इसका बर्थ के साथ क्या ताल्लुक़ है? याद रखिए हर उस चीज़ की एसोसिएशन बर्थ के साथ है जिसका ताल्लुक़ डीएनए के साथ है। अब आप कहेंगे डीएनए और लाइसोसोम का क्या ताल्लुक़ है? सबसे पहले आप बताइए, जब हम ये कहते कि एक ऑर्गेनिज्म के बनने की सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद है, तो डीएनए अपनी इन्फॉर्मेशन का इजहार कैसे करता है जी? सेंट्रल डोग्मा के थ्रू। यानी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन से एंजाइम्स भी तो बनते हैं ना। तो जिस भी चीज़ का ताल्लुक डीएनए के साथ है वो कंजेनिटल है, वो बाय बर्थ है। अब देखिए अगर डीएनए में खराबी तो आरएनए में खराबी, आरएनए में खराबी तो प्रोटीन में खराबी, और प्रोटीन में खराबी तो जो उससे एंजाइम बनेगा उसमें भी खराबी, और ये एंजाइम्स मौजूद हैं लाइसोसोम में तो लाइसोसोम में खराबी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंजेनिटल होती हैं, ये हेरिडिटरी हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद है। डीएनए अगर म्यूटेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है, उसमें ख़राबी है तो उसका इफ़ेक्ट प्रोटीन पे, फिर अगर उससे एंजाइम बनता है तो उस पर आ रहा है, और ये एंजाइम्स चूँकि लाइसोसोम के अंदर मौजूद हैं तो फिर लाइसोसोम में ख़राबी। फिर बताइए ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो पाती है? ग्लूकोसीडेज एक एंजाइम है जो लाइसोसोम में नॉन फंक्शनल फॉर्म के अंदर मौजूद है। और लिपोलाइसिस क्यों नहीं हो पा रही? यानी जो गैंग्लियोसाइड्स हैं इनकी ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो पा रही? तो हम कहते हैं बीटा हेक्सोसामिनीडेज एंजाइम नॉन फंक्शनल फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब एक और फंक्शन देखिए, उसे कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटो सेल्फ को कहते, फैगी ईटिंग को कहते। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग इज नोन एज ऑटोफैगी। अगर सेलुलर कंपोनेंट्स को ईट कर दिया जाए, डाइजेस्ट कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, इस प्रोसेस को ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटोफैगी में दो तरह का जिक्र है आपकी बुक में। एक को कहते ऑर्गेनेलोफैगी, ऑर्गेनल तो ऑर्गेनल कोई कहते हैं, फैगी ईटिंग को कहते हैं। अगर लाइसोसोम सेल के अंदर की ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर दे, ब्रेक डाउन करे, तो इसे ऑर्गेनेलोफैगी कहते हैं। जैसे बेटे सेल के अंदर कोई ओल्ड वॉर्न आउट कटा फटा सा या नॉन फंक्शनल फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद है, उस माइटोकॉन्ड्रियन को डाइजेस्ट करेगा कौन? लाइसोसोम। तो इसको ऑटोफैगी ही कहेंगे। दूसरी टाइप देखिए, उसे कराइनोफैगी कहते हैं। कराइनो एंडोक्राइनोलॉजी से है। याद रखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर पोर करते हैं, तो उनकी सिक्रीशंस को हार्मोन्स कहते हैं। तो अगर उन हार्मोन्स को कोई डाइजेस्ट कर दे, मेटाबोलाइज कर दे, तो उन हार्मोन्स को कोई डाइजेस्ट करे, ब्रेक डाउन करे, ईट कर जाए, तो इस प्रोसेस को कराइनोफैगी कहते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स हैं ऑटोफैगी की। याद रखिए अगर कोई सेलुलर कंपोनेंट को लाइसोसोम डाइजेस्ट करे तो इसे ऑटोफैगी कहते, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग। अगर सेलुलर कंपोनेंट ना हो, कोई फॉरेन कंपोनेंट हो, तो याद रखिए इसे हेट्रोफैगी कहते। ऑटो तो सेल्फ को कहते, फैगी ईटिंग को कहते, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग। यानी सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया जा रहा है तो ऑटोफैगी, लेकिन अगर कोई फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाए इसे हेट्रोफैगी कहते। नेम से इंडिकेट होता है हेट्रो डिफरेंट को कहते, फैगी
ईटिंग को, डाइजेशन को, ब्रेकडाउन को कहते। तो हम लोग कहते अगर फॉरेन कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया जाए तो इसे हेट्रोफैगी कहते हैं। अब फॉरेन कंपोनेंट सेल के अंदर किस प्रोसेस से एंटर होता है? एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस 2 टाइप की होती है। अगर तो सॉलिड मटेरियल की सेल इनटेक करे बाय फॉर्मिंग वैक्यूल तो इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते, और इससे ये जो पार्टिकल बनता है इसे फैगोसोम कहते हैं। और अगर कोई लिक्विड फॉर्म के अंदर फूड मटेरियल सेल के अंदर एंट्री गेन कर रहा तो इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहते, और ये जो पार्टिकल है इसे पिनोसोम कहते हैं। तो हेट्रोफैगी में होगा क्या, जब इस फैगोसोम के साथ लाइसोसोम मिलेगा तो फैगोलाइसोसोम बनाता है। फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन ये एग्जांपल है हेट्रोफैगी की। और पिनोसोम के साथ अगर लाइसोसोम मिल जाए तो पिनोलाइसोसोम बनता है। तो पिनोलाइसोसोम एग्जांपल है हेट्रोफैगी की। अब हम बात करेंगे एपोप्टोसिस की। याद रखिए एपोप्टोसिस की एटमोलॉजी है लीफ फॉल, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। ये प्रोग्राम्ड होता है अनप्रोग्राम्ड होता है? जारी बात है प्रोग्राम्ड है, एक्सीडेंटल तो नहीं है। अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो यानी कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट किया जाए और ये प्रोग्राम्ड हो तो इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो हम कहते ऑटोफैगी में और एपोप्टोसिस में कोई फ़र्क है? अगर सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट किया जाए तो ऑटोफैगी है, लेकिन कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट किया जाए इसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो ये तो प्रोग्राम्ड है, तो इसका मतलब ये डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे डेवलपमेंट में रिमूवल ऑफ टेल होती है, रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन डिजिट्स, और फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है। अब सबसे पहले रिमूवल ऑफ टेल की बात करेंगे। आपको मालूम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आपकी टेल थी, वो टेल कहाँ गई? उसको डाइजेस्ट किया है लाइसोसोम ने। फिर इसी तरह से फिंगर्स के बीच में, डिजिट्स के बीच में मेम्ब्रेन थी, वो मेम्ब्रेन कहाँ गई? उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट किया है लाइसोसोम ने। फ्रॉग में प्रोसेस से मेटामॉर्फोसिस कहते। याद रखिए मेटा चेंज को कहते, मॉर्फ शेप को कहते। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ शेप इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग में लार्वल स्टेज होती है, उसे टैडपोल लार्वा कहते हैं। टेडी को कहते, पोल हेड को कहते। स्मॉल हेड होता है एज कंपेयर टू टेल, तो इसे टैडपोल लार्वा कहते हैं। लेकिन अगर आप अडल्ट फ्रॉग के हवाले से बात कीजिए तो उसके पास टेल तो नहीं होती, तो वो टेल किधर गई? याद रखिए उसको डाइजेस्ट किया है लाइसोसोम ने। तो इस प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम ऑटोलाइसिस की बात करते। याद रखिए ऑटो सेल्फ को कहते, लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते। अगर कंप्लीट सेल की ब्रेकडाउन की जाए और ये एक्सीडेंटल हो तो इसे ऑटोलाइसिस कहते। यानी ऑटोलाइसिस में हम नेक्रोसिस की बात करते हैं। नेक्रोसिस क्या है? हम कहते एक्सीडेंटल सेल डेथ इज़ नोन एज नेक्रोसिस। तो जब एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है तो कंप्लीट सेल को, और सेल की बस्टिंग होती है तो उन सेलुलर कंपोनेंट्स को कोई तो डाइजेस्ट करे, तो हम कहते लाइसोसोम करता है। ये फंक्शंस थे लाइसोसोम के, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।